So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today OSHA 30 hour General Industry Training. जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है हैंड एंड पोर्टेबल पावर टूल्स। ठीक है। अब इन टूल्स का यूज़ ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, वर्क प्लेस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन हो कोई, या इवन मतलब कोई प्रोजेक्ट रनिंग में भी हो, वहाँ पे भी ये जो पावर टूल्स होते हैं इनका यूज़ बल्क में किया जाता है। तो इससे रिलेटेड फिर डिफरेंट किस्म के जो रिस्क हैं वो भी जनरेट होते हैं। तो उस इनकी सेफ्टी को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स मूव ऑन कि अगर हम अपने एजेंडा की बात कर लें कि इस लेसन के अंदर हमने क्या सीखना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कॉमन हैजर्ड्स अलोंग विद, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो टूल्स होते हैं, चाहे वो हैंड टूल्स हों या पावर टूल्स हों, हैंड टूल्स कितनी किस्म के होते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, और जो पावर टूल्स होते हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। हम कोई भी ऑपरेशन जो इन हैंड टूल्स के ज़रिए करते हैं उससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है ना। मतलब अगर आपने एक जो कील है गाड़ना है किसी सरफेस के ऊपर, तो किसी मकसद के लिए आपने गाड़ना होगा ना, तो उसके लिए आपको टूल यूज़ करना पड़ेगा, कोई हैमर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। या मतलब कोई पावर टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑटोमेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये जो पावर टूल्स का यूज़ बहुत है, और चूंकि इनका यूज़ भी ज़्यादा है तो इसलिए इनके साथ एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं वो भी काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ना सिर्फ उनकी आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि उनके हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर फाइनली डेफिनेटली जो हमारा मेन पर्पस है इस ट्रेनिंग का, कि हमने सेफ्टी मेजर्स किस तरह अडॉप्ट करने हैं वाइल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर स्पेसिफिक हैजर्ड्स। ठीक है। और लास्ट में जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो जेंटलमैन, अगर हम हैंड टूल्स की बात कर लें, सो ये बेसिकली मैनुअली पावर्ड होते हैं। यानी आप इनको मैनुअल तरीके से पावर दे रहे होते हैं। इंसान अपनी जो ताकत होती है ये इसके ऊपर इस्तेमाल करता है, अपनी फोर्स को यूज़ करता है इसके ऊपर, और उससे आप अपना काम लेते हैं। मसलन प्लास का इस्तेमाल करते हैं, आप हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या मतलब हैंड से यूज़ होने वाले साज जो होते हैं, प्लायर्स होते हैं, इस तरह के जो, या स्क्रू को टाइट करने वाले जो मतलब डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं, इनका यूज़ काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा दूसरी जो टाइप है टूल्स की वो है पावर टूल्स। अब पावर टूल्स को डिफरेंट मैकेनिज्म्स के जरिए एनर्जी दी जाती है टू ऑपरेट। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ड्रिल्स हैं, मतलब और बहुत सारे इस तरह पावर साज हैं, या मतलब कटिंग के टूल्स हैं, जो सैंडिंग और ब्रेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। आगे डिस्कस भी हम करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक का सोर्स होता है, एक न्यूमेटिक पावर होती है। न्यूमेटिक पावर क्या होती है जी? एनीवन आउट ऑफ यू कोई मुझे न्यूमेटिक पावर के बारे में ब्रीफ करेगा? एनीवन आउट ऑफ यू, ये न्यूमेटिक पावर क्या चीज़ होती है जी? नो सर, नो आइडिया। अच्छा, हैदर अली, आपको तो आइडिया नहीं है जी? अली हैदर या अरसलान, उमैर खान, आप में से किसी को? अच्छा, उमैर ने मेरे ख्याल है कहा है कि नहीं, आइडिया कोई नहीं है। नो सर, मुझे भी नहीं आइडिया उमर का। अच्छा एक्सक्यूज मी अच्छा। सर। सर ये जैसे वो एक होती वो है स्टेप हमने वेल्डिंग के स्टेपल दौरान गन होती है जैसे, जो कि हाँ, प्रेशर एयर प्रेशर को यूज करके तो उनको ऑपरेट किया जाता है। जी सर, ये वेल्डिंग के यस दौरान या फिर बिल्कुल। कटिंग के दौरान यूज होती है। हाँ, आप मतलब जिस तरह आप देख लें, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स होते हैं, जी, और ये स्टेपल गन बेसिकली सर प्रेशर ही जनरेट किया एग्जाम्पल जाता है उसका। ना आपके अंदर, मतलब वो पार्ट्स के अंदर। उस एग्जैक्टली सर, जैसे एग्जैक्टली। आप देखें, ये पुराने जमाने के जो स्टीम इंजन होते थे, ठीक है ना, ये जो स्टीम बनती थी वो कोयला जला के उसको स्टीम बनाया जाता था। तो उस स्टीम को पावर के तौर पे यूज किया जाता था, जिसके आपका वो ट्रेन चलती थी, इंजन चलता था और बाकी ट्रेन को खींचता था। ठीक है ना। तो वो ये और ये जैक हैमर जो सर मोस्टली यूज किया जाता है रॉक ब्रेकिंग के लिए या ड्रिलिंग के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, ये न्यूमेटिक पावर टूल्स भी हम यूज करते हैं। लिक्विड फ्यूल वाले पावर टूल्स भी होते हैं जिसमें मतलब
पेट्रोलियम वगैरह की जो जो फ्यूल वगैरह यूज़ होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, इस टाइप की चीज़ें भी मतलब यूज़ में आती हैं पावर टूल्स में। और पाउडर एक्चुएटेड भी होती है एक टाइप। पाउडर एक्चुएटेड क्या चीज़ होती है जी, डियर सलाम, है आइडिया इसके बारे में? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, पाउडर नहीं सर, इसके एक्चुएटेड, बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं है, चलें कोई बात नहीं। पाउडर एक्चुएटेड बेसिकली केमिकल्स होते हैं, मतलब जिनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। ये पाउडर फॉर्म में केमिकल्स होते हैं जिनको रिएक्शन करवा के उसके अंदर एक्सप्लोसिव मतलब पावर जनरेट की जाती है, जिससे वो टूल ऑपरेट कराया जाता है, ठीक है ना। मसलन आपने देखा होगा कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, आपने अगर किसी सरफेस के अंदर नट लगाना है, तो आजकल ये जो पाउडर एक्चुएटेड टूल्स हैं इनका काफ़ी इस्तेमाल है कि बजाय इसके को आप उसको कील को ठोंकते रहें, बार बार हैमरिंग करते रहें, आप उसको एकदम प्रेशर देते हैं और वो जो है ये जो एयर कंडीशनिंग के आउटडोर यूनिट लगाते हैं, ये जो बोल्ट लगाते हैं दीवार के अंदर, ये पावर एक्चुएटेड मतलब ही होते हैं ना, पाउडर एक्चुएटेड मशीन के जरिए ही लगाए जाते हैं। वो इतना प्रेशर उसके अंदर जनरेट होता है, मतलब है कि पाउडर को एक्सप्लोड किया जाता है, उसके अंदर जो पाउडर होता है ना, केमिकल होता है, उसको एक्सप्लोड किया जाता है और उससे प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर से वो जो टूल है वो काम करता है, और एकदम मतलब अगर आपने ज़मीन में कोई चीज़ गाड़नी है तो प्रेशर के साथ वो ज़मीन के अंदर गड़ जाएगी, या किसी सरफेस के अंदर, लकड़ी के अंदर या कोई और हार्ड सरफेस के अंदर आपने वो चीज़ गाड़नी है तो वो गड़ जाएगी। तो इसको कहते हैं पाउडर एक्चुएटेड पावर टूल्स। आगे हम इसकी टाइप की बात भी करेंगे सर उस स्पेसिफिकली। पाउडर को इग्निट किया जाता है कोई इग्नाइट किया जाता है, बिल्कुल इग्नाइट किया जाता है। मतलब उनको इग्नाइट इस तरह किया जाता है कि उनका केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है आपस में, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन से जो है ना वो अंदर एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, कंट्रोल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मशीन ही फट जाए, आपकी टूल ही फट जाए। एग्जांपल्स कोई दे सकते हैं न्यूमेटिक और पाउडर एक्चुएटेड? एग्जाम्पल्स आगे हम बात करेंगे ना, आगे मैं आपको प्रॉपर टूल्स एक्चुएटेड जो है उनकी हम बात करेंगे। वैसे तो देखें जो आपको अरसलान ने भी बताया, मैं अभी आपको, ये जो आपका जैक होता है, जैक जो गाड़ियों के नीचे व्हील्स के नीचे नहीं लगाते आप, ठीक है ना, जो पहिया उठाने के लिए आप लगाते हैं ना गाड़ियों में, कभी व्हील चेंज किया है गाड़ी का, कभी यस जरूरत नहीं सर। है? हाँ, तो ये जो जैक होता है ये न्यूमेटिक पावर होती है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक पावर जिसको कहते हैं। और पाउडर एक्चुएटेड एक गन टाइप होती है, एक टूल होता है जो कि प्रेशर के साथ मतलब आपके कील को, या आपके किसी नट को, या आपके किसी और इस तरह की चीज़ को जिसमें आपने सरफेस के अंदर मतलब प्रेशर के साथ, मतलब देखिए अगर आपने फर्ज करो एक कील जो है सरफेस के अंदर आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है ना। तो अगर मैनुअल तरीके से करेंगे ना तो आप हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे और बार 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 हथौड़ी उसके ऊपर चलाएंगे, चलाते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो सरफेस के अंदर जाएगा। जबकि ये जो पाउडर एक्चुएटेड टूल होता है ना, ये उस कील को उसकी गन के अंदर, मतलब वो कील उसके नोजल के ऊपर रखते हैं और प्रेस करते हैं, जिस तरह ट्रिगर प्रेस करते हैं गन का ना, तो एकदम वो कील और जमीन के वो अंदर। ड्रिल मशीन? नहीं, ड्रिल मशीन तो देखो, ड्रिल तो एक और चीज है ना। ड्रिल तो करती है सुराख, वो तो मतलब मूव करती है ना, मतलब वो तो एक और चीज है। ये पाउडर एक्चुएटेड गन जो होती है, मे बी आपने देखी हो या कभी नजरों से गुजरी हो, ये जो एयर कंडीशनिंग के जो आउटडोर यूनिट लगाते हैं इनके पास होती है। ये जो आउटडोर यूनिट जिन जो बोल्ट लगाते हैं ना आपकी दीवार के अंदर, ठीक है, वो हथौड़ी से नहीं लगाते, ये पाउडर एक्चुएटेड गन से लगाते हैं। वो नट उसके ऊपर रखते हैं, उस गन की नोजल के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखते हैं, जिस सरफेस में उन्होंने वो प्रेस करके अंदर लगाना होता है, अंदर करना होता है, और उसके बाद उसको ट्रिगर को प्रेस करते हैं। जैसे ही ट्रिगर प्रेस होता है, वो इतना प्रेशर जनरेट होता है कि वो जो नट है वो जमीन के अंदर चला जाता है, मतलब उस दीवार के अंदर चला जाता है। इसको कहते हैं पाउडर एक्चुएटेड टूल, ठीक है। और ये अक्सर यूज होता है, हमारे यहाँ जरा कम होता है, लेकिन एडवांस कंट्रीज में तो पाउडर एक्चुएटेड जो है ना वो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है ना। और ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, मतलब आपने मसलन मिसाल के तौर पे, और अगर आपको एक मिसाल दूं कि आपने एक जो है वो कील की ही अच्छी मिसाल है, वैसे भी आप कोई रॉड है उसको आपने किसी सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करना है, घुसाना है,
तो घिसाने के लिए क्या करेंगे, आप हथौड़ा मारेंगे ना, उसके ऊपर हथौड़ा बार बार मारेंगे, मैनुअल तरीके से उसके ऊपर प्रेस करेंगे, मारते रहेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये जो पाउडर एक्चुएटेड मशीन होती है, ये एकदम गाड़ देती है जमीन के अंदर उस कील को, ठीक है ना। तो ये बड़ी यूजफुल टूल होते हैं, यूज होते हैं आपकी इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर। देखेंगे आप कभी जब मतलब इस तरह की सिचुएशन में होंगे तो आपको नजर आएंगे। कॉमन हैजर्ड जो इन टूल्स के साथ अमूमन ब्रोकन टूल टिप्स फ्लाइंग ऑफ, ठीक है। मतलब ड्रिल है, ड्रिल की जो वो मतलब रॉड होता है, उसकी टिप्स होती हैं, आपको पता है, आगे वो मतलब फर्मा सा बना होता है जो दीवार के अंदर ड्रिल करता है सुराख, अगर वो टिप टूट के फ्लाई ऑफ करे इधर उधर तो इंजरी होती है। कट्स फ्रॉम शार्प इम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। अगर मतलब है कि आप मिसाल के तौर पे कोई पत्थर तोड़ रहे हैं किसी बड़ी ड्रिल के साथ, ठीक है ना, तो उसमें जो शार्प इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो साइड पे पत्थर अलहदा से, मतलब एक तो जिस जगह पे आप उसको तोड़ रहे हैं उसके साथ कोई और पार्ट टूट के आपको लग सकता है, ये भी इन पावर टूल्स के अंदर इंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। स्पार्क्स इग्नाइटिंग फ्लेमेबल मटेरियल, इसी तरह मतलब इन टूल्स के अंदर अगर स्पार्किंग हो रही है, अमूमन ड्रिल, अगर आप ड्रिल किसी मेटल की सरफेस के ऊपर करें तो आप देखेंगे वहाँ पे लाजमी जो है वो स्पार्किंग होती है, इग्निशन वहाँ पे जनरेट होता है। अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड अगर कहीं करीब पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, तो वो आग पकड़ सकता है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मिस यूज आर मेजर कॉजेज। अगर आप ट्रेन नहीं है एक इक्विपमेंट को यूज करने के, ठीक है, अगर आप सेफ्टी मेजर से नहीं कर रहे या आपको ड्रिल चलानी नहीं आती, मेरे जैसा जो है वो अनाड़ी बंदा अगर ड्रिल उठा के ड्रिल्स करने लगेगा तो वो लाजमी कोई ना कोई ब्लंडर कर लेगा, ठीक है ना। तो पावर टूल टाइप्स एंड हैजर्ड्स, जैसे पहले भी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक के भी होते हैं जो बर्न्स एंड शॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यूमेटिक जो है फ्लाइंग अटैचमेंट्स और फास्टनर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, मतलब फास्टनर्स उनके जो है वो टूट के आपको लग सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स बर्न्स पैदा करते हैं, एक्सप्लोजन पैदा करते हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स पैदा करते हैं। हाइड्रोलिक्स जो है हाई प्रेशर फ्लूइड रिलीज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं इनके अंदर। तो वो फ्लूइड जो है वो प्रेशर के साथ स्प्लैशेस जिसको कहते हैं हम, वो आपको गरम गरम, मिसाल आप देख लें, जैसे आप गाड़ी का जो मतलब है कि एक वो होता है रेडिएटर, कभी रेडिएटर को पानी चेंज करते हुए देखे आपने, मतलब अगर वो गर्म हो, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, तो उसे अगर आप उसके अंदर पानी यस डालें सर। तो वो कैसे वो प्रेशर के साथ बाहर आता है, रिलीज होता है ना, वो यस सर। प्रेशर होता है उसके अंदर, वो अगर हाइड्रोलिक। हीट अप हो तो सर उसे खोलते भी नहीं है। खोलते भी नहीं है, और जो खोल ले तो फिर वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। इस तरह पाउडर एक्चुएटेड ये स्पेशल इनकी ट्रेनिंग होती है। इनको आम वर्कर जो है जिसको ट्रेनिंग नहीं है पाउडर एक्चुएटेड टूल को यूज करने की, उसको नहीं करना चाहिए। ये साज आपके बड़े यूजफुल टूल्स हैं, ठीक है ना। आपकी लकड़ी कटिंग के लिए, सरफेस कटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर गार्ड्स होते हैं अबव एंड बिलो बेस प्लेट के। लोअर गार्ड मस्ट ऑटोमेटिकली टर्न टू कवरिंग पोजीशन। इनकी सेफ्टी मेजर्स की अगर बात कर लें कि मतलब इनके गार्ड्स जो हैं ये जो इनका जो व्हील होता है जिससे ये कटिंग की जाती है, ठीक है, इसके सेंटर में ये जो बेस प्लेट होती है इसके ऊपर भी गार्ड होता है, नीचे भी गार्ड होता है। नीचे वाला गार्ड हटाया जाता है जब कटिंग की जाती है, लेकिन जब वो कटिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो उसको ब्लेड को सेव कर लेता है। ये इसकी सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर स्विचेस फॉर मोस्ट साज, ये भी इनके साथ सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि मतलब जो इनका प्रेशर बटन होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है उस सा के व्हील को, ताकि वो कटिंग प्रेशर क्रिएट कर सके। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले थोड़ी पावर देगा फिर ज़्यादा देगा फिर ज़्यादा देगा, कि पता चले कि वो फंस गया है, लकड़ी काटते काटते आपका ब्लेड ही फंस गया और वो फंसने से ब्लेड टूट भी जाता है। और अक्सर ये आपने देखा होगा, ये जो मतलब आरे होते हैं जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है वहाँ पे ये हादसात होते हैं कि ब्लेड टूट जाता है। उसकी वजह ये होती है कि प्रेशर जो उसको चाहिए होता है कांस्टेंट वो नहीं मेंटेन किया जाता, उसमें कोई ना कोई मतलब हैंकी पैंकी होती है जिसकी वजह से वो ब्लेड टूट जाता है, ठीक है। रिमूव क्रैक्ड सास फ्रॉम द सर्विस इमीडिएटली। अगर कोई आप देखें कि ब्लेड में कोई फॉल्ट है, उनके जो व्हील होता है, जैसे आरी होती है, आरी के दंदाने होते हैं, आपको पता है
आरी सा आरी होती है ना बेसिकली। ये जो गोल टाइप का व्हील होता है ये भी आरी ही होती है बेसिकली। इसके जो दंदाने होते हैं अगर उनकी टिप्स टूट जाएं या वो फॉल्टी हो तो आपको पता है फिर वो आरी सही तरह चलती भी नहीं है। तो इनको इन ऑर्डर रखना जरूरी है। एब्रेसिव व्हील्स भी जो है वो भी बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, ये भी पावर टूल्स हैं जो कि आपकी सरफेस को मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इनका यूज होता है। जो सैंडिंग होती है आपके मतलब उसके ऊपर खुरदरापन होता है उसको ये फिनिशिंग टच देते हैं ताकि उसके ऊपर पेंट हो सके। तो अब इसमें मतलब इन एब्रेसिव जो व्हील्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म होता है इसमें स्पिंडल होता है, नट होता है, फ्लैंजेस होती हैं। फ्लैंजेस वो जो गोल व्हील होते हैं जिससे रगड़ाई की जाती है। नट्स जो मतलब है कि स्पिंडल वो रॉड होता है जिसके ऊपर वो व्हील लगा होता है और उसके आगे वो नट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। और इन व्हील्स को उस सरफेस के साथ रगड़ा जाता है। अच्छा, इसकी आप मिसाल ले लें जैसे फ्लोरिंग, ये जो फ्लोर मतलब ये जो लगाते हैं, ये जो टाइल्स वगैरह का काम करते हैं लोग, उसके बाद जब उसको फिनिशिंग देते हैं तो उसके ऊपर एक वो मशीन से उसकी पॉलिशिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। वो बेसिकली ये व्हील्स ही होते हैं, एब्रेसिव व्हील्स होते हैं जो उसको पॉलिश करते हैं। इंस्पेक्ट व्हील्स फॉर क्रैक्स बिफोर माउंटिंग, नॉर्मल हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। टेस्ट व्हील्स बाय टैपिंग जेंटली, लिसन फॉर क्लियर रिंग्स। जब आप एब्रेसिव व्हील की सेफ्टी को चेक करें उनको मतलब है कि उसको जिस तरह हम एक चीज़ को वो नहीं करते, मतलब है कि घुमा के चेक करते हैं, ठीक है ना, उसको व्हील को घुमाएं और देखें कि वो अपना बैरिंग के ऊपर प्रॉपर मूव कर रहा है। ठीक है। इन इंडस्ट्री टेक्नीशियन यूज दिस सब डिवाइसेस टू पॉलिश मटेरियल। चलें ठीक है, गुड। अब आपने इस ट्रेनिंग के बाद उसको ज़रा और डीप जाके देखना है कि जब वो ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो किस किस्म की सेफ्टी वायलेशंस वो करते हैं और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप उनको सजेस्ट करेंगे। चलें, ये आपका प्रैक्टिकल टास्क भी हो गया अली हैदर। ठीक है ना। आपने इनको ज़रा मॉनिटर करना है इन डिटेल जाके कि क्या वो जब इन टूल्स को यूज़ करते हैं तो या सेफ्टी मेजर्स को इंटैक्ट रखते हैं या कि कोई वॉलेशंस करते हैं। ठीक है ना। आपने मुझे जो है ना इसका फीडबैक देना है जब आप नेक्स्ट टाइम उनकी इंस्पेक्शन करेंगे ना। मुझे आपने बताना है कि उन्होंने मतलब है कि ये जो प्रोसेस है किस तरह किया। ठीक है। उसमें क्या सेफ प्रैक्टिस उन्होंने की और क्या सेफ प्रैक्टिस नहीं की, वायलेशन क्या की। ठीक है ना। चलें, आपकी थोड़ी से और एक्सरसाइज होगी। चेक स्पिंडल स्पीड अगेंस्ट व्हील्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड। स्पिंडल वही रॉड जिसके ऊपर वो व्हील मूव करता है। ठीक है ना। अब स्पिंडल की स्पीड कम हो और व्हील की स्पीड ज्यादा हो तो वो एक अलग सिचुएशन। ये टेक्निकल चीजें हैं बेसिकली, लेकिन सेफ्टी के उसमें आती हैं कि इनकी वजह से कोई पार्ट टूट सकता है, कोई आपका सीरियस इंजरी क्रिएट हो सकती है। आपको पता है ये इतने डेंजरस होते हैं पावर टूल्स के बाद उसका बंदे की जान ले जाते हैं। इनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, मतलब बड़ी डेंजरस ये एक्टिविटीज होती हैं। अब हम एक्सप्लोसिव एक्चुएटेड टूल्स की बात कर लें जी। दीज टूल्स विच आर एक्चुएटेड बाय एक्सप्लोसिव्स टू प्रोपेल स्टड पिन। प्रोपेल, अब यहाँ पे वर्ड आ गया प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है पावर से किसी चीज को सरफेस के अंदर घुसा देना, प्रोपेल कर देना, उसको जोर से धक्का देना। ठीक है ना। टू स्टार्ट पिन और फास्टनर्स मस्ट मीट द डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ये जितने भी पावर एक्चुएटेड फास्टनिंग टूल्स होते हैं या पावर एक्चुएटेड पावर टूल्स होते हैं इनके बारे में उषा कहती है कि ये जो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, ANSI A10.3 1970, ये स्टैंडर्ड इन टूल्स को जो है वो इनके ऊपर जो पूरा उतरते हैं उनको यूज करना चाहिए। अगर वो इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रहे पाउडर एक्चुएटेड टूल तो वो इन वायलेशन होंगे। और अगर ओशा की इंस्पेक्शन हुई और ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं है वहाँ पे तो फिर वो उसको वायलेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। रिक्वायर आई हेड एंड फेस प्रोटेक्शन। क्यों आई हेड और फेस प्रोटेक्शन इन पावर टूल्स के लिए जरूरी होती है? क्योंकि ये प्रोपेल करते हैं कि स्टड को, पिन को, फास्टनर को किसी सरफेस के अंदर घुसाने के लिए। ठीक है ना। तो इतनी पावर से वो प्रेस करते हैं उसको कि वो चीज़ अंदर चली जाती है सरफेस के। ठीक है ना। तो उसमें उतना ही फिर खतरा होता है क्योंकि पावर होती है उसमें। तो मे बी वो सही प्रेस ना हो और प्रॉपर तरीके से ग्राउंड में ना गड़े वो चीज़, जो भी स्टार्ट या पिन वगैरह जो हम
उसमें गाड़ना चाह रहे हैं तो टूट के लग सकती है आपकी हेड पे। फेस प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है। मजल एंड मस्ट हैव प्रोटेक्टिव शील्ड गार्ड। मजल एंड जहाँ पे उस स्टड को या पिन को या उस नट को रख के प्रोपेल किया जाता है, प्रेशर के साथ उसको ज़मीन में घुसाया जाता है, उस मजल के ऊपर कहते हैं गार्ड होना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस कैन नॉट फायर अनलेस प्रेस्ड अगेंस्ट वर्क सरफेस। अगर ये आपने इसको, अमूमन ये होता है इसको फायर कब करना होता है, जब आपने मसलन इस गन के साथ उस नट को लगाया है या उस स्टड को लगाया है जिसको आपने ज़मीन में घुसाना है किसी सरफेस में। तो जब आप उस सरफेस के ऊपर उसको रखेंगे ना, पहले आराम से उसको रखते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो ट्रिगर प्रेस करते हैं इसका, और इसके अंदर जो पाउडर का एक्सप्लोजन होता है, जो केमिकल्स होते हैं उनसे बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है और वो उसको धक्का दे के उसके अंदर घुसा देता है सरफेस के अंदर। ठीक है ना। तो अगर ये मतलब है कि सरफेस के ऊपर अगर आपने रख के ही उसको फायर करना होता है, अदरवाइज आप इसको फायर नहीं करेंगे। ठीक है ना। मिस फायर प्रोसीजर्स होल्ड इन प्लेस फॉर 30 सेकेंड्स देन केयरफुली रिमूव। ये भी एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस है कि अगर आपने इसको सरफेस, एक नट को सरफेस के ऊपर रखा है, गन पकड़ी हुई है आपने, ठीक है ना, आपने उसको प्रोपेल करना है, ग्राउंड के अंदर घुसाना है उसको सरफेस के अंदर, ठीक है ना, तो आपने उसको फायर किया है, ठीक है, लेकिन वो मिस फायर हो गया, मतलब है कि कोई असर ही नहीं हुआ उसको, नट को वो उधर का उधर ही है, ठीक है, लेकिन 30 सेकेंड तक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस है कि आप उसको होल्ड करें, और अगर फिर भी नहीं वो चलता तो फिर उसको वहां से रिमूव करें केयरफुली। ठीक है। इलेक्ट्रिक टूल्स प्रिकॉशंस की बात कर लें हम। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं, मेन तो इलेक्ट्रिक जो हैजर्ड्स होते हैं उन्हीं का ही रोल होता है, इलेक्ट्रोकॉशंस एटसेट्रा। यूज डबल इंसुलेटेड टूल्स आर 3 वायर कॉर्ड्स विद ग्राउंडिंग। ठीक है। ये स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर भी कवर होती है। डोंट यूज इन वेट लोकेशंस अनलेस अप्रूव्ड। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक पावर के जितने भी टूल्स होते हैं उनको नमी वाली जगह पे, जो मतलब गीली जगह होती हैं उन पे यूज ना करें। अगर मतलब है कि कोई अप्रूव्ड इक्विपमेंट, मतलब टूल्स जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, अगर वो अप्रूव्ड हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट वेट व्हेन नॉट इन यूज और व्हेन चेंजिंग एक्सेसरीज। ये बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, खासकर ये जो आपकी जो मतलब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं ना, ये इन्हीं की वायोलेशन की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो चीज़ें हम वहाँ पे वायलेट कर रहे होते हैं, ये हमारे वर्कर्स, मतलब अगर आप अमूमन देखा होगा आपके जो ये लड़के आते हैं काम करने के लिए, इवन घरों में भी, वो ड्रिल मशीन मतलब है कि उधर प्लग लगा हुआ है और उसको छोड़ के किसी दूसरे काम में लग गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा आ गया, कोई और कोई अननोन बंदा आ गया, उसने उसको, उसने तो यही समझना है ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है, उसको प्रेस करेगा तो एकदम चलनी शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता उसका वो रॉड उसमें से निकल जाए, निकल के वो मतलब है कि टूट के इधर उधर लग जाए, तो ये बड़े सीरियस इंसिडेंट होते हैं। इसलिए इसकी पावर को हमेशा डिस्कनेक्ट करना चाहिए व्हाइल नॉट इन यूज। अवॉइड एक्सीडेंटल स्टार्टिंग, डोंट होल्ड फिंगर्स ऑन स्विच व्हेन कैरिंग। अब ये भी देख लें, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि सेफ प्रैक्टिस है कि जब आप इसको मतलब है कि अवॉइड एक्सीडेंटल स्टार्टिंग, डोंट होल्ड फिंगर्स ऑन स्विच व्हेन कैरिंग। जब इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह, मसलन अगर आप सुराख कर रहे हैं ड्रिल मशीन से, ठीक है ना, अब आपने एक जगह पे सुराख कर लिया, आपने दूसरी जगह पे, तो आप उसको ट्रिगर के ऊपर उंगली रख के उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट ना करें, ट्रिगर से हटा लें, एक्सीडेंटल स्टार्टअप हो सकता है ना। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इफ ए टूल इज डबल इंस्ट्रक्टेड, ये तो वो है। न्यूमेटिक टूल सेफ्टी। Pneumatic tools work by utilizing compressed air to generate mechanical power. Wear eye protection, इसमें eye protection पहने, required, and face protection required है, recommended है जो ओशा की। Use screens to protect from flying fragments. Never point at anyone. जिस तरह फौजियों को गन एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करने से मना किया जाता है, इसी तरह ये जो न्यूमेटिक टूल्स होते हैं इनको भी पॉइंट करने से मना किया जाता है। रिड्यूस स्ट्रेन विद हैवी रबर रिस्ट एंड फॉर जैक हैमर्स। ठीक है ना। इनकी ग्रिप मतलब है सॉफ्ट होनी चाहिए जहाँ पे आपने इनको होल्ड करना है, ताकि वाइब्रेशन
कम से कम आपकी बॉडी के अंदर इनकी पहुंचे, क्योंकि ये वाइब्रेशन भी इटसेल्फ बहुत बड़ा हैजर्ड है भाई। वाइब्रेशन क्या करती है कि आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देती है। देखे ना, कुदरत ने जो सेल का स्ट्रक्चर रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उसका एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब वाइब्रेशन जब मुसलसल आप उसको एक बॉडी पार्ट को मूव करते रहते हैं टू एंड फ्रो, वाइब्रेशन तो ये होती है ना, टू एंड फ्रो, जैसे स्विंग होता है, झूला होता है, एक सर तरफ से इधर आना, फिर इधर जाना, फिर इधर आना, फिर इधर जाना, मतलब वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है ये, जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। अगर वन साइडेड हो तो पता हो जी कि एक साइड से मूवमेंट होती है तो फिर खत्म हो जानी है, लेकिन ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है और ये ज़्यादा डेंजरस होती है जो वाइब्रेशन होती है, तो ये आपको क्रिएट करती है। हाइड्रोलिक टूल सेफ्टी की बात कर लें, जो यूज़ अप्रूव फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड्स यूज़ करने चाहिए। डोंट एक्सीड मैन्युफैक्चरर सेफ ऑपरेटिंग प्रेशर्स, ठीक है। अब हाइड्रोलिक चूँकि इनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं जो काफ़ी हीटअप हुए हुए होते हैं, और वो फ्लूइड जो है वो आपको रिस्क जनरेट करते हैं, इंजरी क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल इंजरी हो सकती है, आपको स्किन इंजरी हो सकती है, तो उनको कोशिश करेंगे, और फ्लेमेबल भी हो सकते हैं ये, ठीक है। उनको फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक यूज़ करने चाहिए इन टूल्स के अंदर, अगर आपके कहीं पे हाइड्रोलिक। अच्छा, आप देखें, आम समझने के लिए तो हम यही जेनेरिक एग्जांपल्स देते हैं ना, जैसे आपका ये जैक हो गया। आप कभी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को जहन में लाएं, वहाँ पे जो मशीनरी होती है, बड़े बड़े हाइड्रोलिक टूल्स वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, और उनके अंदर ड्रमों के हिसाब से ये जो फ्लूइड है इसका इस्तेमाल होता है। और वो जब मतलब प्रेशर बिल्ट अप होते हैं ना, उनके अंदर बड़े बड़े इक्विपमेंट उन्होंने उठाने होते हैं, पूरी पूरी ट्रॉलीज उठा लेते हैं वो, मतलब इतने पावरफुल होते हैं, पूरा पूरा ट्रक उठा लेते हैं, पूरा पूरा जहाज उठा लेते हैं। अब उस हिसाब से उनके अंदर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है, उनके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी उतने ही प्रेशर से फिर मतलब रिएक्ट करेंगे, जब दाएं बाएं वो गिरेंगे तो उतना ही ज़्यादा डैमेज कॉज करेंगे। एक्सेप्शन सम फ्लूइड्स फॉर इंसुलेटेड पार्ट्स ऑफ द ट्रक्स एंड लिफ्ट्स वाइज फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया। सो नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं ये, जो ओशा के मतलब सिलेबस में हमें मिलती हैं। जैक सेफ्टी का क्या करना चाहिए जी? नेवर यूज टू सपोर्ट ए लिफ्टेड लोड, ब्लॉक इट अप इमीडिएटली, यूज ऑन फर्म लेवल सरफेस, डोंट एक्सीड लोड लिमिट, मस्ट बी मार्क्ड ऑन द जैक, इंस्पेक्ट एंड लुब्रिकेट रेगुलरली। जैक को लोड लिफ्टिंग सपोर्ट के साथ यूज न करें कभी भी, ठीक है ना। और इसको फर्म लेवल पे रखें, जमीन पे इसको, मतलब प्रॉपर ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और लोड लिमिट को एक्सीड ना करें, जितना उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है वैसे, ये तो तमाम जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि लोड लिमिट जो है उसको प्रॉपर जो है वो टेक ऑन किया जाए, और इसकी इंस्पेक्शन वगैरह रेगुलरली परफॉर्म की जाए। जनरल सेफ्टी प्रोसीजर जी, इंस्पेक्ट टूल्स बिफोर यूज, जो भी टूल्स आप यूज़ करें, चाहे वो मैनुअल हो, हैंड पावर वाला हो, या इलेक्ट्रिक पावर, या किसी और सोर्स ऑफ पावर का हो, उसको इंस्पेक्ट करें जनरली बिफोर यूज। यूज प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो जिस तरह का इक्विपमेंट है और उसी तरह से उसकी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन आपने की है, और जो स्पेसिफिक उसके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, कहीं पे अगर हेलमेट की ज़रूरत है हेलमेट पहने, आई सेफ्टी की प्रोटेक्शन करनी है तो सेफ्टी गॉगल्स और इस टाइप की चीज़। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस, खासकर इलेक्ट्रिकल जो टूल्स होते हैं इनके बारे में, और जो न्यूमेटिक इवन पाउडर एक्चुएटेड भी होते हैं, इनमें ट्रेंड बंदे जो है वो वर्कर्स होने चाहिए। की वर्क एरिया क्लीन एंड वेल lit, जेनिटोरियल से इश्यूज हैं, हाउस कीपिंग इसको कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस है। मेंटेन प्रॉपर फुटिंग एंड बैलेंस, ठीक है। हाँ, ये आप इंडिविजुअल की बात आ गई कि जब आप यूज़ करते हैं पावर टूल, तो फिर आपकी अपनी फुटिंग भी ग्राउंड के साथ मजबूत होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ताकि उसके जो जर्क्स होते हैं या उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से आप ही ना गिर जाएं। कि कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ्टी प्रोसीजर टू ऐड, ये तो मतलब एक क्वेश्चन टाइप है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी, उषा कहती है जी, इंश्योर सेफ कंडीशन ऑफ ऑल टूल्स and equipments, prohibit use of the unsafe hand tools, provide appropriate PPE, train employees on proper tool use and safety procedure। जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं। मेन तो इसमें आपको समझाने का मकसद ये था कि ये जो हैंड और पावर टूल्स होते हैं
ये इनकी टाइप्स क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सा एनर्जी सोर्स इनको मिलता है, और इनकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे ही। और फिर हर टाइप के मुताबिक उसकी जनरल जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी हमने डिस्कस किया, ताकि आप जनरली अगर इस तरह की इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर हैं और आपको एक रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है, तो अगर टूल्स से रिलेटेड, टूल्स हैंड एंड पावर टूल्स इटसेल्फ एक हेजेडियस सिचुएशन है इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसके अंदर काफ़ी रिस्क होते हैं, बड़ी सीरियस इंजरीज होती हैं इसकी वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा फिजिकल इंजरीज होती हैं, मतलब टिप टूट के लग गई आपको, कहीं पे ग्रिप आपकी ख़राब हो गई, टूल टूट गया, ठीक है, और कोई इक्विपमेंट डैमेज भी हो सकता है आपका, फिजिकल इंजरीज भी हो सकती है, सो मैनी थिंग्स। सो gentlemen, I think now we have completed this topic as well. तो कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो काइंडली पूछ लें, और नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल हम अपना जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एनीवन आउट ऑफ यू जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो जहन में, कोई एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग आप पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी नो ये सर। है कि जी प्लीज, जी हैदर आप बोलने लगे थे जी। मैंने कहा सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है, दैट्स गुड। अच्छा, आप लोगों ने एक तो ये करना है कि जो हमारा एलएमएस है उसके अंदर रिव्यूज़ का वाला भी सेक्शन है, तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखें। उसमें जहाँ पे कोर्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वहाँ पे आप ऐड रिव्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने रिव्यूज़ लिखें। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है लिखने की, और हमें क्या फायदा होता है कि अगर आपकी कोई सजेशन है इस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर हम अपनी अगली ट्रेनिंग को मजीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वहाँ पे अपने रिव्यूज जरूर लिखें। अगर आपने आइडिया लेना है तो पिछले जो कोर्सेज हैं कोई उनके आइडिया के लिए आप उन रिव्यूज को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू कर लें अब, ठीक है। इंशाल्लाह ये मॉड्यूल 6 और 7 का भी क्विज मैं अपलोड कर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल, आज कर दूं या कल तक मैं उसको कर दूंगा। ये वाले लेसन्स भी अपलोड कर दूंगा, इनके नोट्स भी कर दूंगा। सर और मेरा क्विज के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया था ये लास्ट जो लेक्चर था उसका। तो उसमें सर क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, और वो मेरा गलत भी हो गया, और गलत से इस तरह हुआ कि वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय लोटो स्टैंडर्ड। लेकिन उसमें सर ये है कि इसमें 3 जो हमने लेक्चर में पढ़े थे कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं है, एग्रीकल्चर और मैरीटाइम इंक्लूड नहीं है, सिर्फ जनरल इंडस्ट्री इंक्लूड है। तो इसका सर जो करेक्ट आंसर है वो तो मतलब बन नहीं रहा इस तरह के, वो तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी उसमें दिए गए हैं। तो ये मैंने क्योंकि फर्स्ट वाला लगाया था तो इसलिए वो गलत हो गया। तो इसका मुझे करेक्ट आंसर सर बता दें कि क्या होगा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मेरे भी जहन में आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें लोटो जो है बेसिकली जनरल इंडस्ट्री में ही यूज होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर और मैरीटाइम में नहीं यूज होता। ये आप कहना चाह रहे हैं कि उन जी तीनों एग्जैक्टली सामने सर। कंस्ट्रक्शन को जो है वो मैंने सर इस तरह किया कि मुझे ये लगा कि शायद आपने गलत स्टेटमेंट लिख दी है ना। वो आना था कि कवर्ड बाय द लोटो प्रोटोकॉल, नॉट नहीं आना था। तो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि आपने शायद आंसर को सही नहीं नहीं, वो वो नॉट किया कवर्ड होगा। ही था, बेसिकली नॉट कवर्ड ही था। और उसमें नॉट कवर्ड में मेनली जो मतलब कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है वहाँ पे चूंकि मशीन्स नहीं होती, क्योंकि ये जो पावर सोर्स नहीं होते, तो वहाँ पे लोटो को मतलब वहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता। वो कंस्ट्रक्शन का ही ऑप्शन था, लेकिन सर उसमें कंस्ट्रक्शन भी है, एग्रीकल्चर भी है, मैरीटाइम, तीनों है सर।
मतलब ये तीनों उसमें नहीं देखो आते ना? अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ यार, मेरे जेहन में तो शायद कंस्ट्रक्शन का ही आ रहा था मे बी। चले मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। तो ये मेरा गलत हो गया और जीरो इसका मार्क्स आया था क्योंकि मैं इसी को 2 बार ट्राई किया था तो वो हुआ नहीं था। तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना इसके बारे में? एग्जैक्टली सर, कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है बिल्कुल। मे भी देखो इतना सारा काम होता है, कोई एक आध बीच में जी मिसिंग जी हो सर, जाना कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल। है। एनीवेज मैं इसको एक दफा देख लेता हूँ और जी मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगा, ठीक है। जी मे ठीक। भी मैं आपको दोबारा चांस दे दूं, दोबारा मतलब रिवाइज कर दूं उसको पूरे क्वेश्चन। जी ठीक। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, आप थैंक यू। दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नो वरी। ओके सर। बट ये दिस इज गुड न्यूज़ कि आपका एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस इज व्हाट आई वांट। बाकी देखें इसी तरह बिल्कुल सर। आइडेंटिफिकेशन होती है ना, आप जो आइडेंटिफाई किया आपने, मेरा भी तो जो इस तरफ दिलाई है। अब मैं ज़ाहिर है काफ़ी सारा काम कर रहा होता हूँ, तो एक आध बीच में कहीं मिसिंग हो गई होगी। मे बी वो जो जी नोट है वो ना मेंशन करना हो, मैंने उसमें कर दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं एग्जैक्टली बस सर। उसको रिव्यू कर लेता हूँ और उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। और दोबारा उसको कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू। जी सर ठीक, ठीक। थैंक यू। तो एनीवन एल्स जी, कोई और क्वेश्चन या कोई और पॉइंट या कोई और बात ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑल अपने क्लियर सर, ऑल व्यूज क्लियर। जरूर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको टिप दे दूं कि आपने तीन चीज़ों पे मेन फोकस रखना है। एक तो आपने अपनी कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसको इन्हेंस करना है। कम्युनिकेशन मींस कि जो नॉलेज आपने अचीव की है उसको एक्सप्रेस करना भी, एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। यू शुड हैव द कॉम्पिटेंस टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली, क्योंकि आपने वर्बली भी कम्युनिकेट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। वर्कर्स को बताना होता है, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करनी होती है, कन्विंस करना है। हर वक्त आप लिख के तो नहीं कम्युनिकेट कर रहे होते, बट सर हम इस ऑब्वियसली स्किल्स को रिटर्न। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को? कम्युनिकेशन स्किल्स को यार, एक तो आपके पास नॉलेज बेस अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ है नॉलेज बेस। और दूसरी वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड जो इसकी स्टेज है, या थर्ड स्टेप है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू कैन अप्लाई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। यू टॉक टॉक एज मच एज यू कैन, ठीक है। और उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज गेन, मैक्सिमम नॉलेज फॉर एनीथिंग। जिस टॉपिक के ऊपर भी आप मतलब है कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली उसके ऊपर बोल सकेंगे। देखिए इंसान अटकता क्यों है? अटकता तभी है जब उसका जो नॉलेज बेस है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। यस एक अगर यस। आपके पास नॉलेज बेस बेस अच्छा है ना, तो आप फ्लुएंटली उसको एक्सप्लेन करते हुए चले चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक लॉजिक होती है उन सीक्वेंस को जोड़ने की, और नॉलेज होता है उसको एक्सप्रेस करते चले जाते हैं। और अल्फाज का जहीरा आपके पास होना चाहिए, वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं वो आपको फिट इनटू दिस सिचुएशन मिलते चले जाएं और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरत होती हैं: अच्छा नॉलेज बेस, अच्छी वोकैबलरी एंड प्रैक्टिस। ये थ्री थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा असल में फोकस है कि जो प्रोफेशनल्स हैं ना, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लीडर्स हैं या जो भी मैनेज करते हैं इनको, इनमें दो चीज़ों की एडिशनल स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और नंबर दो कम्युनिकेशन स्किल्स। जनरल मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दी स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी नॉलेज। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में आपकी जो जैसे यूज़ ऑफ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टूल्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह का यूज़ है, जिसमें आपने प्रेजेंटेशंस बनानी, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, मैनुअल्स बनाने, प्रोसीजर्स बनाने, ठीक है ना। ये आपको बड़ा यूज़फुल मतलब टूल्स हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फिर उसके लिए आप कोई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक के नॉलेज को इन्हेंस करें। और मैंने जैसे आपको बताया कि नॉलेज ही इसका सबसे बेहतरीन हल है, और प्रैक्टिस। और नॉलेज के लिए आप लाइब्रेरीज जैसे हैं उनको आप कंसल्ट करें, मटेरियल गूगल के ऊपर चले जाएं, इंटरनेट पे ओपन मटेरियल पड़ा होता है उनको, केस स्टडीज पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। मटेरियल पढ़ें, बजाय इसके कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट करें। पॉजिटिव मतलब
आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ उठा लेना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो टॉपिक उठाया और उसको रीड करना शुरू कर लिया, ठीक है। और फिर अपने किसी दोस्त के साथ बात कर ली, उसको मतलब सेल्फ टॉक भी कहते हैं, कर सकते हैं आप। हम तो जब बचपन में हमने स्पीच वगैरह का कॉन्टेस्ट वगैरह होता था स्कूल में, तो हमें तो हमारे टीचर कहते थे भाई बाहर चले जाओ, फसलों को समझो ये बंदे खड़े हैं, और अपना जो है ना बोलना शुरू कर दो वहाँ पे, या आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, वहाँ पे आप स्पीच करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। बट अल्टीमेटली यू शुड हैव अ बेस्ट गुड नॉलेज ऑफ द दिस सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, और उसी से वोकेबलरी बनती है। तो इसके लिए इंशाल्लाह आपको मैंने जो आपके लिए मैंने वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, कि वो बुक्स लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी और उसके बाद वीडियो लाइब्रेरी, ये तीन मेरे प्रोजेक्ट हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा विद वेरी शॉर्ट टाइम, मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं उसको सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए एक पूरा वो जिस कहते हैं अंडर वन रूफ फैसिलिटी जो है आपके लिए क्रिएट कर दूं, कि आपको किसी भी टॉपिक पे किसी किस्म का नॉलेज चाहिए, आप सिर्फ उस कैटेगरी को पॉइंट करें, उसके अंदर आपको काफ़ी सारा मटेरियल उसी कैटेगरी से, मतलब अगर आप रिस्क असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको बुक्स भी मिल जाएं, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएं, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस की भी लाइब्रेरी पूरी मिल जाए, तो और आपको क्या चाहिए, मतलब आपको कहीं इधर उधर जाना ही ना पड़े, ठीक है ना। तो उसको आप कंसल्ट करते रहें। यही है मेथड, मतलब है कि इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो कीप ऑन टॉकिंग टू योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर ऑफिस कोलीग्स, एंड मतलब डोंट बी शाई वाइल टॉकिंग। मैंने आपको क्यों डिस्कशन करवाई, मुझे पता था कि आप में से मतलब हेजिटेशन होगी वाइल स्पीकिंग, बट आई वांटेड कि ये आपकी हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो, और आप कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जब मैंने आपसे डिस्कशन करवाई तो लॉट ऑफ नॉलेज बेस मैं आपको दे चुका था, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिस्कशन करवाई कि जो आपको ऑलरेडी मैं दे चुका था। और मैंने फिर आपको बड़ा इजी भी रखा कि जी आप अपने ख्यालात एक्सप्रेस करें, मुझे कंसेप्ट समझाएं, मुझे मतलब वो बुकिश सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि इस पेज के ऊपर ये वाला जुमला लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। टर्मिनोलॉजीज आप यूज करें, वही मतलब है कि, लेकिन ये कि आप उसको एक्सप्रेस करें इन योर ओन वर्ड्स। यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर नॉट ए रटा सिस्टम स्टूडेंट्स, आपने रटा नहीं लगाना। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिकल फील्ड है, एक्टिव फील्ड है, दैट इज नॉट ए पैसिव फील्ड, ठीक है ना। तो एक्टिव फील्ड में आपके अपने थॉट्स का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा रोल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन, आई हैव प्रूव्ड फ्रॉम दैट टास्क, वेरी गुड। इंशाल्लाह आगे भी जो ट्रेनिंग्स हमारी आएंगी उसमें भी एक्टिविटीज़ होंगी, और यही मेरा मकसद था कि आप उससे कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो, और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें उसके ऊपर। एंड देन फाइनली जब हम आपका जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है उससे आपकी जो कॉम्पिटेंस है अप्लाई करने की नॉलेज को, ये जो नॉलेज हमने गेन की है उसको फिजिकली प्रैक्टिकली हमने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी ये जो क्विजेज हैं ये आपकी जनरल नॉलेज की चेकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है कि अपना कितना अचीव किया है, आप खुद अपने आप को असेस कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको पता चलता है। अब देखें ना, अगर कोई चीज़ पे आपको डाउट होता है आप फिर मुझसे पूछते भी हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लर्निंग हमेशा जो इंटरेक्टिविटी से होती है वो कभी भी रटा से नहीं होती, ठीक है ना। जो रटा से आप चीज़ को याद करके पेपर पे प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन वो लर्निंग नहीं होती, दैट इज नॉट ए लर्निंग। लर्निंग इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। आपके माइंड से जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, आप अपने नॉलेज को जो एक्सप्रेस करते हैं इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन थिंकिंग, इन योर ओन परसेप्शंस, ठीक है ना, वो लर्निंग होती है। So, gentlemen, thank you very much for your valuable and kind participation. I'm again thankful to all of you. इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और कल थोड़ा हम लेट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मे बी 9:30, या थोड़ा बहुत और भी टाइम ऊपर हो जाए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 9:30 के बजे के बाद आप ज़हनी तौर पे तैयार होइएगा क्लास के लिए। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो सेफ्टी मैनेजमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल करेंगे, और फिर हम क्लोज करेंगे अपनी ट्रेनिंग को। एंड देन
I will give you break of 1 day, and then in the meanwhile you can attempt the quizzes, and finally फिर हम अपना जो फाइनल क्विज है, जो लाइव क्विज होगा, ठीक है ना, उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। एक दफ़ा सारे जो नोट्स हैं उनको गो थ्रू कर लें, अपने जितने भी आपके जो लेक्चर्स हैं उनको, किसी में अगर आपको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है ना। एक दफ़ा ये सीख लेंगे तो लाइफ टाइम आपको काम आएंगी चीज़ें। हर जगह पे इन सिचुएशंस का आपको फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, तो फिर आपके सामने ये पिक्चर आ जाएगी। जब भी कि वेल्डिंग हो रही होगी, फ़ौरन आपको मेरी बातें आपके जहन में आ जाएंगी, या ये नॉलेज जो आपने अचीव किया इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप इसको कैजुअल ले लेंगे कि ठीक है यार, टाइमिंग गुजारना है, गुजर गया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो दैट डज नॉट मैटर। सर्टिफिकेट इज नॉट ए बिग डील। एक्चुअल थिंग इज योर लर्निंग, जो कि आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई तहरीर को प्रूफ कर सके। अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते तो फिर वो एक कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। सो जिलमैन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।